A very good morning dear students of class 10th। आज आप सभी के लिए सबसे पहले तो आपको अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी बच्चों को नया साल आ चुका है। आप लोग के फरवरी में बोर्ड एग्जाम्स हैं, तो तैयारी अच्छी चल रही होगी आप लोगों की। तो गिव इट योर बेस्ट शॉट और हैप्पी न्यू ईयर वंस मोर। तो आज मैं वीडियो लेकर आया हूं आपके लिए ज्योग्राफी की। एसएसटी में ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें टेंथ क्लास में जनरली आपको चीजों को उतना समझने की जरूरत नहीं पड़ती। आप जनरली चीजों को याद करके आप नोट डाउन करके आप लिखते हैं। हिस्ट्री समझने वाला सब्जेक्ट है, पॉलिटिकल साइंस सिविक्स समझने वाला सब्जेक्ट है, आपका इकोनॉमिक्स भी समझने वाला सब्जेक्ट है। लेकिन ये जो टॉपिक है ज्योग्राफी, नाइन्थ तक के ज्योग्राफी में याद करने वाली चीजें हैं, याद नहीं सॉरी समझने वाली चीजें हैं कि मानसून कैसे होता है, कैसे बारिश होती है, लू कैसे होता है। लेकिन टेंथ का जो सिलेबस है मेजरली टेंथ के सिलेबस में आपको मेमोराइज ही करना होगा। तो मैं आपके लिए वन शॉट वीडियो लेकर आया हूं जिसमें मैं आपको लेसन के जो पीछे से हैं, जैसे आपका सेवेंथ लेसन तो आपका डिलीटेड है, 6, 5, 4 और 3, इसको मैं वन शॉट में आपको आंसर्स को समझाऊंगा और बताऊंगा। और जो टॉपिक्स जो आंसर्स मैं आपको भी बताऊंगा, आपको सिर्फ इन्हें ही पढ़ना है। आपका पूरा एनुअल एग्जाम जो बोर्ड्स आपके होने वाले हैं, मैंने जो आंसर्स अभी लिखवाए हैं बच्चों को अपने कोचिंग क्लास में, या जो मैंने नोट्स बनवाए हैं, ये मैंने पिछले 8-10 साल के क्वेश्चन पेपर्स को स्टडी करके मटेरियल प्रिपेयर किया है। आप देख सकते हैं, ये कॉपी मेरे सामने रखी हुई है। ये पिछले 8-10 सालों के क्वेश्चन पेपर का ब्रेकआउट है। तो इसी को आपको प्रिपेयर करना है। तो अगर आपने अभी तक भी कुछ भी नहीं पढ़ा है ज्योग्राफी में, तो आप बस मेरा ये वीडियो देख लीजिए वन शॉट। और इसमें आपके जो 4 लेसन है, लेसन नंबर 6, लेसन नंबर 5, लेसन नंबर 4 एंड लेसन नंबर 3, ये आपका कंप्लीट प्रिपरेशन हो जाएगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे बच्चों लेसन नंबर 6, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं। फर्स्ट टेक्सटाइल मिल वाज एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया इन 1853। जो पहला टेक्सटाइल मिल है वो इंडिया में एस्टैब्लिश किया गया था 1853 में। इंडिया इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ जूट। पूरे वर्ल्ड में इंडिया जो है वो जूट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। जूट आप सभी जानते हैं, जो जूट है बच्चों वो सैक जो सैक्स होता है, रैक सैक जो बोरा होता है, जो रस्सी होती है, उसको बनाने में यूज होता है। ठीक है। द फर्स्ट जूट मिल, भारत में पहला जूट मिल 1855 कोलकाता के रिश्रा में स्टैब्लिश हुआ था। 1947 के बाद आप सभी को पता है इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हो गया, इंडिया दो हिस्सों में बट गया। तो हमारा 75% जो जूट प्रोड्यूसिंग एरिया था वो बांग्लादेश में चला गया। पहले पाकिस्तान में गया, फिर 1971 में इंडिया ने जो पाकिस्तान के साथ वॉर करके पाकिस्तान को डिफीट किया और तब पाकिस्तान को दो हिस्सों में बांट दिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में चला गया। इंडिया वॉज द इंडिया इज द फर्स्ट मोस्ट प्रोडक्शन ऑफ गुड़ एंड खंडसरी। मतलब इंडिया जो है ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है गुड़ और खंडसरी में। गुड़ आप जानते हैं, जैगरी जो मीठा खाने वाले हैं उनको तो और अच्छे से पता होगा, गुड़ मीठी चीजों में यूज होती है। तो इंडिया इसका नंबर 1 प्रोड्यूसर है गुड़ और खंडसरी का। अब एनटीपीसी जो हमारे कोरबा में है, एनटीपीसी का क्या रोल है हमारे नेचुरल इन्वायरमेंट को प्रिजर्व करने में, मतलब हमारा जो पर्यावरण है उसको प्रोटेक्ट करने में हमारे एनटीपीसी का क्या योगदान है, क्या कंट्रीब्यूशन है। नंबर 1, हमेशा याद रखिएगा बच्चों, जब आप एसएसटी के आंसर्स लिखते हो, चाहे ज्योग्राफी लिखें, सिविक्स लिखें, पॉलिटिकल साइंस या इको लिखें, पॉइंट वाइज आप आंसर लिखिएगा। मैंने जो भी नोट्स अभी लिखवाए हैं बच्चों को, मैंने पॉइंट वाइज लिखा है। उससे चेकर के मन में आपका एक अच्छा इमेज बनता है और चेकर आपको ज्यादा मार्क्स देगा। तो पहला है, इट हैज अ प्रोएक्टिव अप्रोच। एनटीपीसी का अप्रोच हमेशा से प्रोएक्टिव बहुत ही ज्यादा रहा है हमारे ऑयल, गैस और वाटर को प्रोटेक्ट करने में। मिनिमम वेस्ट जनरेशन, एनटीपीसी ये पूरी कोशिश करता है कि एनटीपीसी के कार्य प्रणाली में, एनटीपीसी के वर्किंग एथिक्स में या वर्किंग सिस्टम में जो वेस्ट है उसका कम से कम जनरेशन हो। प्रोवाइडिंग ग्रीन बेल्ट,
आप कभी भी एनटीपीसी के कॉलोनी चले जाइए, आप देखेंगे कि वहां पे बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं जो उनके कॉलोनी को बहुत ही क्लीन, बहुत ही लश ग्रीन टच देता है। तो ये एनटीपीसी लगातार पेड़ लगाता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड का जो आपका अर्थ में जो कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज है वो कम हो जाता है। क्यों? जो प्लांट्स है वो फोटोसिंथेसिस करने के लिए CO2 का यूज करेंगे, तो एक ग्रीन बेल्ट बनाने पे जोर देते हैं, पेड़ लगाने पे जोर देते हैं। इसके अलावा डेटाबेस मैनेजमेंट करते हैं, इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग, कि जहां जहां इनके प्लांट्स हैं, इनकी फैक्ट्रीज हैं, वहां पे जितने भी पेड़ पौधे हैं वो कितने हैं, उनको क्या नुकसान हो रहा है, इसका पूरा रिकॉर्ड वो रखते हैं अपने डेटाबेस मैनेजमेंट में। और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और ग्रीन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं, जो नेचर को पोल्यूशन कम से कम करता है। और इस तरह से एनटीपीसी प्रोएक्टिव अप्रोच रखता है हमारे एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने में। अब हम डिस्कस करेंगे अ शॉर्ट नोट ऑन आईटी सेक्टर, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर है बच्चों, जो सॉफ्टवेयर हब है इंडिया का, उसके ऊपर एक शॉर्ट नोट। द हब ऑफ आईटी सेक्टर इन इंडिया इज बेंगलुरु। बेंगलुरु में जितने भी बड़े बड़े स्टार्टअप्स हैं, जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं, उनका जो हब है, उनका जो सेंटर है, वो है बेंगलुरु। बेंगलोर आप सभी जानते हैं, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर जो विराट कोहली की आरसीबी टीम है, उसके लिए बहुत फेमस है। बेंगलुरु को इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। जैसे मुंबई को कहा जाता है फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, बेंगलोर को कहा जाता है इलेक्ट्रॉनिक या सॉफ्टवेयर कैपिटल ऑफ इंडिया। पिछले 10 सालों में दिस सेक्टर है जनरेटेड मोस्ट नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। पिछले 10-20 सालों में इस सेक्टर ने सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया। मतलब अगर मैं प्राइमरीली बात करूं, शुरुआत में एग्रीकल्चर बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता था, लेकिन आज के समय में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अगर कोई जनरेट कर रहा है तो वो है आईटी सेक्टर। कंटिन्यूअस ग्रोथ एंड रेपुटेशन ऑफ इंडिया स्टार्टअप्स हैज प्लेड अ ह्यूज रोल। जो आज के स्टार्टअप्स हैं, जैसे जेप्टो हो गया, ब्लिंकिट हो गया, और भी जो नई नई कंपनीज हैं, जो आज के स्टार्टअप्स हैं, जो नए नए लोग जो शुरू कर रहे हैं, इनके स्टार्टअप्स ने इंडिया का इस सेक्टर में बहुत नाम बना के दिया। मतलब आज इंडिया का रेपुटेशन ग्लोबल मार्केट में एक सॉफ्टवेयर जाइंट के तौर पे लिया जाता है, बिकॉज बेंगलुरु से बहुत सारे स्टार्टअप्स स्टार्ट हुए हैं। तो ये है आईटी सेक्टर ऑफ इंडिया के ऊपर एक शॉर्ट नोट। अब इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। कोई भी देश के लिए मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग मतलब चीजों का प्रोडक्शन, चाहे वो कार का मैन्युफैक्चरिंग हो, सीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग हो, टेक्सटाइल कपड़ों का मैन्युफैक्चरिंग हो, दवाई फार्मा का मैन्युफैक्चरिंग हो, किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए मैन्युफैक्चरिंग इतना ज्यादा क्रिटिकल, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? पहला, इट हेल्प्स इन मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ने एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज किया। मतलब आज का जो एग्रीकल्चर है वो ट्रैक्टर से हो रहा है, मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन से हो रहा है, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, ट्रैक्टर्स, मतलब खेती करने का जो तरीका है वो पूरी तरह से 360 डिग्री चेंज हो गया, एक तरह से रिवॉल्यूशनलाइज हो गया। तो ये करने के पीछे जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं, जैसे इंडिया ट्रैक्टर बनाने में बहुत आगे है, इंसेक्टिसाइड्स के प्रोडक्शन में, पेस्टिसाइड्स के प्रोडक्शन में, है ना, क्या कहते हैं उसको, आपका जो खेतों में जो फर्टिलाइजर यूज होता है, इनके प्रोडक्शन में इंडिया बहुत आगे है, जिस वजह से हमारे एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज होने में बहुत हेल्प हुई है। दूसरा, जिस देश में ज्यादा इंडस्ट्री होगा वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी कम हो जाएगा। जापान एक ऐसा देश है जहां पे नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, पर जापान में बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं, इसलिए जापान जीडीपी में इतना आगे आता है और बेरोजगारी वहां कम है। तो जिस देश में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री ज्यादा होगा, आज दुनिया में आप अमेरिका को देखिए इतना आगे क्यों है, बिकॉज बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, चाहे वो डेल के लैपटॉप्स हो, चाहे वो गाड़ियां हो, वो अमेरिका में है। तो गरीबी यानी पॉवर्टी को कम करता है, रिड्यूसेस पॉवर्टी एज वेल एज अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी को भी कम करता है। ये हमारे देश के जीडीपी को, एनुअल इनकम को बहुत आगे बढ़ाता है। आप कंपनीज का नाम गिनिए, आप देखिएगा, आप जो बड़ी बड़ी कंपनीज का नाम लेंगे उसमें से 70 to 80% कंपनियां अमेरिका की निकलेंगी। अमेरिका दुनिया में नंबर 1 आता है जीडीपी में,
एनुअल प्रोडक्शन में, पर कैपिटा इनकम में, उस देश की कमाई दुनिया में नंबर 1 है। क्यों अमेरिका इतना आगे है? बिकॉज ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज दैट आर कंसंट्रेटेड इन यूएस। तो किसी भी देश के जीडीपी को, पर कैपिटा इनकम को, सालाना इनकम को ये इंक्रीज करता है, बूस्ट करता है। इट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज, नौकरियां, जितनी फैक्ट्रियां खुलेंगी यूथ को उतना ज्यादा जॉब मिलेगा। मोदी जी भी तो कहते हैं मेक इन इंडिया। वो क्यों कहते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज को भारत में आके बनाइए, भारत में फैक्ट्रीज में अपना काम करवाइए? क्योंकि इससे यूथ को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। और इससे सबसे अच्छी बात, बहुत सारा फॉरेन एक्सचेंज आता है। फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है बच्चों? मतलब जो जो चीजें हम बनाएंगे हम फॉरेन कंट्री को एक्सपोर्ट करेंगे और उससे हमारे देश के अंदर बहुत सारा पैसा आएगा। आप सऊदी अरब को ले लीजिए, सऊदी अरब में ऑयल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है। तो ऑयल जो वहां पे प्रोड्यूस हो रहा है, उस क्रूड ऑयल से कितनी चीजें बनती है? पेट्रोलियम, गैसोलीन, डीजल, एटीपी, एटीएफ, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, कितनी चीजें मैन्युफैक्चर हो रही है। तो सऊदी अरब में इतना ज्यादा वहां पे लोगों का फॉरेन करेंसी आ रहा है। इंडिया को तेल बेच रहा है, अमेरिका को तेल बेच रहा है, कई सारे यूरोपियन कंट्रीज को तेल बेच रहा है। इतना तेल बेच के उस देश में बहुत सारा पैसा आ रहा है। और उस पैसे से आप देख सकते हैं सऊदी अरब और दुबई में कितना डेवलपमेंट हो गया है। यहाँ पे इंसान मरे तो एम्बुलेंस ना है, और सऊदी अरब में जानवर तक को बचाने के लिए बड़े बड़े हेलीकॉप्टर्स आते हैं। पुलिस वहां पे लैम्बोर्गिनी में पेट्रोलिंग करती है। कहां से इतना पैसा आ रहा है? बिकॉज ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री दैट इज कंसंट्रेटेड इन सऊदी अरब या दुबई। तो कहने का मतलब है, अगर आपके देश में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, आप सामान बना के दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट करोगे, उससे आप बहुत सारा फॉरेन करेंसी अर्न करोगे, जो आपके देश को डेवलप करने में हेल्प करेगा। वाई द कॉटन टेक्सटाइल वॉज सेंट्रलाइज्ड इन इंडिया? इंडिया में जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो सेंट्रलाइज की है, खास करके इंडिया में। कृष्णा एक बार पॉज करना, तो स्टॉप मत करना, पॉज करना। हम्म कॉटन टेक्सटाइल जो है वो इंडिया में महाराष्ट्र और गुजरात में ही सेंट्रलाइज्ड किया। मतलब इंडिया में जितना भी कॉटन प्रोड्यूस होता है वो महाराष्ट्र और गुजरात जो एरिया है वहां पे ज्यादा सेंट्रलाइज कंसंट्रेटेड क्यों है? पहला, अवेलेबिलिटी ऑफ वर्ल्ड क्लास रॉ कॉटन। जो रॉ कॉटन है, जो कच्चा माल है, वो यहाँ पे वर्ल्ड क्लास, बहुत ही शानदार क्वालिटी का कॉटन मिलता है यहाँ पे। प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, महाराष्ट्र और गुजरात 24 घंटे इलेक्ट्रिसिटी, 24/7 इलेक्ट्रिसिटी, प्रॉपर मार्केट, अच्छी सड़कें, ट्रांसपोर्टेशन, आपका बेचने के लिए, अपना कॉटन बेचने के लिए गुड एंड रेगुलेटेड मार्केट, ये भी एक रीजन है। थर्ड, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी मैंने आपको बता दिया। चीप लेबर, यहाँ पे आपको चीप स्किल्ड लेबर मिल जाएंगे अपने फैक्ट्री में काम करने के लिए। ऐसे लेबर जो काम में भी अच्छे हैं और जो सस्ते में भी आपका काम करेंगे। और बहुत ही अच्छा क्लाइमेट और टेम्परेचर जो कॉटन के ग्रोथ के लिए अवेलेबल है, और खास करके ब्लैक सॉइल। तो ये वो चीजें, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन, चीप लेबर, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी रॉ मटेरियल, ये सारी चीजें, और गुड टेम्परेचर एंड ब्लैक सॉइल, ये रेस्पॉन्सिबल है कि ज्यादातर कॉटन का मार्केट या कॉटन का इंडस्ट्री लोकेटेड है महाराष्ट्र और गुजरात में। वाई द जूट इंडस्ट्री इज लिमिटेड टू वेस्ट बंगाल एंड हुगली? वेस्ट बंगाल और हुगली में, जो गंगा नदी वेस्ट बंगाल से बहती है उसका नाम हुगली हो जाता है। तो जो जूट इंडस्ट्री है वो वेस्ट बंगाल और हुगली में लोकेटेड क्यों है? पहला, चीप वाटर ट्रांसपोर्ट। जो कोलकाता वेस्ट बंगाल का जो एरिया है, वाटर ट्रांसपोर्ट वहां पे बढ़िया है। मतलब आप बाय स्टीमर्स, बाय शिप्स, आप अपने सामान को आसानी से, अपने जूट को, अपने प्रोसेस जूट को आप एक जगह से दूसरी जगह पे आसानी से ट्रेवल करवा सकते हो। चीप वाटर ट्रांसपोर्ट। दूसरा, यहाँ पे कोलकाता में बहुत ही शानदार रोड नेटवर्क, रेल नेटवर्क और वाटरवे है। चीप लेबर इन वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल में बहुत ही अच्छे काम करने वाले कामगार, वो भी चीप, सस्ते आपको मिल जाएंगे। रॉ जूट को प्रोसेस करने के लिए, उसको रेटिंग करके उसमें से जूट के फाइबर निकालने के लिए ढेर सारा पानी अवेलेबल है। मतलब पानी की कोई कमी नहीं है हमारे वेस्ट बंगाल में। और कोलकाता हैज अ लार्ज अर्बन सेंटर। कोलकाता एक बहुत ही बड़ा शहर है
जहां पे आपको बैंक फैसिलिटी मिल जाएगी, इंश्योरेंस फैसिलिटी मिल जाएगी, और पोर्ट फैसिलिटी जहां पे आप एक जगह से दूसरे का सामान को ला ले जा सकते हो। तो यही रीजन है कि वेस्ट बंगाल में इतना ज्यादा जूट का फैक्ट्री जो है वो लिमिटेड है। उसके बाद भी मैंने आपको बताया था, पार्टीशन के बाद हमारे जूट इंडस्ट्री का 3/4 हिस्सा पाकिस्तान चला गया, और जब पाकिस्तान में पार्टीशन हो तो बांग्लादेश में चला गया। लेकिन जो भी हमारे पास अभी है उसका मेजोरिटी वेस्ट बंगाल में कंसंट्रेटेड है, इन रीजंस की वजह से। चीप लेबर, अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड एंड चीप लेबर, प्रॉपर वाटर ट्रांसपोर्ट, अर्बन सेंटर ऑफ कोलकाता गिविंग गुड बैंकिंग फैसिलिटी, पोर्ट फैसिलिटी एंड इंश्योरेंस फैसिलिटीज, अबंडेंस ऑफ वाटर। तो ये सारे रीजंस है। एक बार पॉज करना कृष्णा। अगला टॉपिक है हाउ टू कंट्रोल आवर इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की वजह से जो हमारा जो इन्वायरमेंट डिग्रेड हुआ है उसको हम कैसे ठीक करें। पहला, मिनिमाइजिंग यूज ऑफ वाटर। हमें वाटर के यूज को मिनिमम करना पड़ेगा ताकि वाटर साइकिल ठीक से रहे और हमारा जो वाटर टेबल है वो बहुत ज्यादा डाउन ना हो जाए। हम वाटर को लगातार रिसाइकिल करते रहें। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रेन वाटर हार्वेस्टिंग से हम रेन वाटर से इंडस्ट्रियल यूज कर सकते हैं जिससे पानी की बचत होगी। ट्रीटिंग हॉट वाटर एंड एफ्लुएंट्स बिफोर रिलीजिंग देम इन वाटर्स। जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसको पानी में रिलीज करने से पहले उसको ट्रीट कर दें ताकि हमारा जो रिवर्स है वो पल्यूट ना हो। इसके अलावा टर्शरी ट्रीटमेंट बाय बायोलॉजिकल एंड केमिकल प्रोसेस। पानी में लगातार हम बायोलॉजिकल और केमिकल ट्रीटमेंट करते रहे ताकि हमारे जो वाटर बॉडीज हैं वो क्लीन रहे, वो कंटेमिनेट ना हो। इसके अलावा जो इंडस्ट्रीज हैं उसको हमें रेसिडेंशियल एरिया से दूर हमें लोकेट करना पड़ेगा ताकि स्मोक और एयर पोल्यूशन कम से कम हो। एफॉरेस्टेशन करें, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं ताकि कार्बन डाइऑक्साइड का जो रिलीज है वो कम हो सके। और पुटिंग हैवी पेनल्टीज ऑन दोज कंपनीज दैट आर ब्रेकिंग द नॉर्म्स। उन कंपनीज पे हैवी पेनल्टी करें जो हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने में बहुत आगे हैं। तो इन्हीं टॉपिक्स को इस पर्टिकुलर लेसन में आपको करना है। तो ये हो गया आपका लेसन नंबर 6 जिसका नाम था लेसन नंबर 6 मैंने अभी कंप्लीट किया, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। अब हम पढ़ेंगे बच्चों लेसन नंबर 5, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेस। सबसे पहले है रेड होल माइनिंग। रेड होल माइनिंग क्या होता है? असम में पुराने तरीके थे जो माइनिंग के, इसमें क्या होता था, एक बहुत पतला नैरो एक टनल होता था, सुरंग होती थी जिसमें लोग उतरते थे और वहां से अपने हाथों से कोयला निकालते थे। पर यह बहुत ही डेंजरस प्रोसेस था जिसमें कई लोगों की जान चली जाती थी। बिना ऑक्सीजन के, बिना प्रोटेक्शन के वो नीचे जाते थे तो कई लोगों की डेथ हो जाती थी। तो बाद में गवर्नमेंट ने इसको इलीगल डिक्लेयर करके इसको एक पनिशेबल ऑफेंस किया। ये कहाँ होता था रेड होल माइनिंग? इट वॉज डन इन जोवाई एंड चेरापूंजी। असम के जोवाई और चेरापूंजी में होता था, शिलोंग के पास। और इसको नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया है। कर्नाटक में जो हाईएस्ट पीक है वेस्टर्न घाट, वो एक घोड़े के चेहरे की तरह दिखता है, इसीलिए इसका नाम कुद्रे है। वंस मोर, कर्नाटक के वेस्टर्न घाट का जो हाईएस्ट पीक है उसका फेस एक हॉर्स की तरह दिखता है, इसलिए इसका नाम कुद्रे है। और बेला डिला, ये ऑक्स की तरह दिखता है, इसलिए इसका नाम है बेला डिला हिल्स इन कर्नाटक। टाइडल एनर्जी के ऊपर एक शॉर्ट नोट। टाइडल एनर्जी क्या होता है बच्चों? जो समंदर की ऊंची ऊंची लहरें होती हैं, जो वेव्स होते हैं, उसमें ढेर सारी पोटेंशियल एनर्जी होती है। उस एनर्जी का यूज करके कैसे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करें। तो ओशन टाइड्स आर यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ओशन टाइड्स के ऊपर हम डैम बना देते हैं और फिर हाई टाइड्स के दौरान जब ऊंची लहरें उठती हैं, वाटर इस डैम गेट के अंदर आता है और इस वाटर को स्टोर करके ढेर सारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है जब वो टरबाइन के ऊपर गिरती है। इंडिया में कहां कहां पे टाइडल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाता है? गल्फ ऑफ खंबत, गल्फ ऑफ कच्छ इन गुजरात ऑन द वेस्टर्न कोस्ट, एंड गंगेटिक बेल्ट इन सुंदरबन रीजन ऑफ वेस्ट बंगाल। आप सभी जानते हैं सुंदरबन इज द लार्जेस्ट डेल्टा ऑफ द वर्ल्ड। डेल्टा क्या होता है? जो तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ होता है।
सुंदरबन जो उसका घर है, रॉयल बंगाल टाइगर वहां पे पाए जाते हैं। तो सुंदरबन के गंगेटिक बेल्ट के ऊपर, गुजरात के गल्फ ऑफ कच्छ और गल्फ ऑफ खंबत पे, यहां पे टाइडल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी में एटम्स को आपस में टकरा के कोलाइड करके जो एनर्जी रिलीज होती है, उससे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, उससे हम कहते हैं जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी बाय द हेल्प ऑफ एटम्स। इसमें किन फ्यूल्स का यूज होता है? जैसे गाड़ी में पेट्रोल डीजल का यूज होता है, इसमें दो फ्यूल्स का यूज होता है जनरली, यूरेनियम और थोरियम, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में यूज होता है। और ये मिलता कहां है? झारखंड में और अरावली की पहाड़ियों में, राजस्थान में। ठीक है। इसके अलावा केरल में जो मोनोजाइट सैंड है, वहां पे भी थोरियम आपको देखने को मिलता है। इसका मतलब न्यूक्लियर पावर प्लांट्स में जहां पे एनर्जी रिलीज होती है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, इसके दो फ्यूल्स हैं, जो है यूरेनियम और थोरियम। और जो झारखंड में पाया जाता है यूरेनियम, और राजस्थान की अरावली की पहाड़ियों में, ठीक है, यूरेनियम पाया जाता है। और केरल के मोनोजाइट सैंड में हमें देखने को मिलता है थोरियम। विंड एनर्जी, पवन चक्की, आप जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, विंड एनर्जी आपने देखा है। वो जो पवन चक्की के ऊपर जो व्हील्स होते हैं, जो बड़े बड़े फैंस होते हैं, जब वो घूमते हैं विंड एनर्जी की वजह से, उससे जो जो टरबाइन जो घूमते हैं, उससे जो एनर्जी रिलीज होता है, उससे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, उसको कहते हैं जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी बाय विंड एनर्जी। यहाँ पे कॉमन बोलचाल की भाषा में उसको पवन चक्की कहते हैं। इंडिया में बहुत पोटेंशियल है विंड पावर का। सबसे बड़ा विंड फॉर्म का जो क्लस्टर है, ये तमिलनाडु में है, नागरकोइल टू मदुरई। मतलब तमिलनाडु में जो मौसम है, सीजन है, वो ऐसा है जो विंड एनर्जी के लिए बहुत सूटेबल है। और वो कहां पे लोकेटेड है बच्चों? तमिलनाडु में, नागरकोइल से मदुरई तक। नागरकोइल और जैसलमेर, जैसलमेर जो राजस्थान में है, जो जानते हैं आप, बहुत सारी हवाएं चलती हैं, जिसके वजह से सैंड ड्यून्स, तूफान भी आता है। तो नागरकोइल और जैसलमेर विंड एनर्जी के लिए भारत में सबसे ज्यादा फेमस है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक में भी विंड एनर्जी से काम होता है। कोल, कोयला, इट इज द मोस्ट कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी, सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला ट्रेडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। आप सभी जानते हैं कोल से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, उसको थर्मल इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। एनटीपीसी हमारे छत्तीसगढ़ कोरबा में ही है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, विच इज वन ऑफ द मोस्ट लीडिंग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर्स इन द वर्ल्ड। एनटीपीसी हमारे कंट्री के लिए बहुत सारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है। बिटुमिनस कोल, जो बिटुमिनस कोल होता है, वो कमर्शियल कोल के तौर पे बहुत यूज होता है। मतलब फैक्ट्रीज में, इंडस्ट्रीज में जो कोयला यूज होता है सबसे ज्यादा, वो कौन सा कोयला है? बिटुमिनस कोल, जो बहुत डीप पाया जाता है अर्थ के क्रस्ट के अंदर, और ये उस एरिया में मिलता है जहां पे टेम्परेचर बहुत हाई हो। मेटलर्जिकल कोल इज द मोस्ट प्रीमियम बिटुमिनस कोल, और सबसे अच्छे क्वालिटी का बिटुमिनस कोल होता है मेटलर्जिकल कोल, जो खास करके आयरन के ब्लास्ट फर्नेस में, भट्टियों में यूज होता है, आयरन इंडस्ट्री में। एक बहुत ही लो क्वालिटी का कोल होता है बच्चों लिग्नाइट, जो बहुत ही हाई मॉइस्चर कंटेंट, मतलब जिसके अंदर पानी बहुत ज्यादा होता है, और तमिलनाडु के मेवल्ली में पाया जाता है, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के काम आता है। सबसे बेस्ट क्वालिटी, मोस्ट प्रीमियम क्वालिटी ऑफ कोल है एंथ्रासाइट। और मेटलर्जिकल यानी बिटुमिनस कोल पाया जा, जिसको गोंडवाना कोल भी कहते हैं, यह वेस्ट बंगाल के दामोदर वैली में पाया जाता है। एक बार और बता दूं बच्चों, जो इंडस्ट्रियल कोल है, जो इंडस्ट्रीज में सबसे ज्यादा यूज होता है, बिटुमिनस मेटलर्जिकल कोल, जिसको गोंडवाना कोल भी कहते हैं, ये वेस्ट बंगाल और झारखंड के दामोदर वैली में पाई जाती है। इसके अलावा झारिया और रानीगंज में पाया जाता है। वेस्ट बंगाल और झारखंड ट्रेडिशनली अपने कोल माइंस के लिए बहुत फेमस रहा है। बोकारो जो कि अभी झारखंड में, वो भी अपने कोल के लिए बहुत फेमस है। इसके अलावा टर्शरी कोल, ये नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, खास करके मेघालय, असम में पाया जाता है टर्शरी कोल। इसके बाद ये जो मैं आपको बच्चों बता रहा हूं, ये जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट्स निकाले हैं आपके लिए, ये आपके मैप वर्क में भी आ सकता है, कि आपको बता दिया गया क्वेश्चन में, सैंपल पेपर में भी आया है ये, कि बताइए
सबसे अच्छा बिटुमिनस कोल कहाँ मिलता है, इसको मैप में शो करिए। तो जैसा मैंने आपको बताया, दामोदर वैली में यह पाया जाता है। नेचुरल गैस, नेचुरल गैस जो निकलता है, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल फ्यूल, मतलब घर में भी हम यूज करते हैं और फैक्ट्रीज में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी यूज होता है। और अच्छी बात यह है कि पोल्यूशन नहीं फैलाता, जैसे कोल और पेट्रोल पोल्यूशन फैलाते हैं, जो नेचुरल गैस और पोल्यूशन नहीं फैलाता। इंडिया में जो मेजर गैस रिसोर्सेज हैं वो मुंबई हाई और कृष्णा कावेरी बेसिन में पाया जाता है। भारत का पहला गैस पाइपलाइन जो 1700 किलोमीटर का है, जो हाजीरा, विजयपुर और जगदीशपुर को जोड़ता है, ये गेल इंडस्ट्री ने बनाया था। भारत का पहला गैस पाइपलाइन जो गैस को एक स्टेट से दूसरे स्टेट लेके जाता है, हाजीरा, विजयपुर और जगदीशपुर को कनेक्ट करता है, ये गेल ने बनाया है। इसके बाद पेट्रोलियम, पेट्रोलियम भी एक कन्वेंशनल फ्यूल है, फॉसिल फ्यूल है। और पेट्रोलियम हमारे देश में मुंबई हाई, गुजरात और असम में पाया जाता है, इन फील्ड्स में पाया जाता है। और गुजरात का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑयल फील्ड है जहां से तेल निकलता है, वो है अंकलेश्वर। ये आपके मैप वर्क में आ सकता है कि गुजरात के किस एरिया में सबसे ज्यादा ऑयल निकलता है, तो वो है अंकलेश्वर। हमारे देश में असम में सबसे पुराना ऑयल फील्ड है। असम वो जगह है जहां पे सबसे पुराना ऑयल प्रोड्यूसिंग फील्ड है, दिग्बोई में। इसके अलावा नहर काटी नगर के सॉरी नहर काटिया और मोहनजोग रीजन, ये भी असम में कुछ इंपॉर्टेंट ऑयल फील्ड्स है। एक बार पॉज करना। तो जैसे मैं आपको बता रहा था, असम सबसे पुराना ऑयल प्रोड्यूसिंग फील्ड है हमारे भारत में। इसके अलावा दिग्बोई, नहर काटिया और मोहन हुगरीजन, ये भी कुछ इंपॉर्टेंट ऑयल फील्ड्स हैं जो असम में पाए जाते हैं। इसके बाद हजार्ड्स ऑफ माइनिंग या हैजर्ड्स ऑफ माइनिंग, जो कोल माइनिंग है या जो ऑयल माइनिंग है, इनके जो हैजर्ड्स हैं, इनके जो डिसएडवांटेज है, जो हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत नुकसानदायक है, वो क्या है? पहला, ह्यूज अमाउंट ऑफ डस्ट पोल्यूशन, माइन से बहुत ज्यादा धूल निकलती है, मेकिंग माइनर्स वल्नरेबल टू लंग डिजीजेस। इतना डस्ट निकलता है जिससे माइनर्स को लॉन्ग टर्म में लंग की डिजीजेस हो जाती है। द वाटर रिसोर्सेस, इसके अलावा उसके आसपास का जो पानी, आप सभी को पता है, छत्तीसगढ़ में महानदी है। छत्तीसगढ़ अपने कोल के लिए बहुत फेमस है, लेकिन महानदी में जो पोल्यूशन हुआ है, इतना ज्यादा राख उसमें मिला है, किसकी वजह से? माइंस की वजह से। तो माइंस के आसपास का जो वाटर बॉडीज है, वो पूरी तरह से कंटेमिनेट, प्रदूषित हो जाता है। डंपिंग ऑफ वेस्ट एंड स्लरी लीड्स टू अ डिग्रेडेशन ऑफ सॉइल एंड लैंड। इसके अलावा जो कचरा निकलता है, जब उसको डंप करते हैं, उसके आसपास की मिट्टी और वहां की जमीन पूरी तरह से डिग्रेड, प्रदूषित हो जाती है, जो खेती या किसी और काम के लिए लायक नहीं रहती। कोलैप्स ऑफ माइंस, और कभी कभी माइंस कोलैप्स हो जाते हैं, माइंस में पानी आ जाता है या आग लग जाती है, जिससे बहुत सारे माइनर्स की डेथ भी हो जाती है। तो ये कुछ हैजर्ड्स हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस हैं माइनिंग के। इसके बाद है अगला, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेस। हम हमारे एनर्जी रिसोर्सेस को कंजर्व कैसे करें? पहला, अ सस्टेनेबल पाथ शुड बी डेवलप, मतलब हमें ऐसे एनर्जी रिसोर्सेस को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जो ट्रेडिशनली कोल और पेट्रोल की जगह ले सके, मतलब ऐसे एनर्जी रिसोर्सेस जो बिना कोल और पेट्रोल के काम करें हमारे लिए। ये देखिए, प्रमोशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज जैसे विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, सोलर एनर्जी, इन पे हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए। प्राइवेट गाड़ियों के बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, मतलब यहां से यहां जाना, अपनी गाड़ी निकाल ली। अगर लोग अपनी गाड़ी ना निकाल के पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बसों में ट्रैवल करें, तो जहां पे एक बस से धुआं निकलेगा, वहीं अगर आप प्राइवेट ट्रैवल करेंगे, 5 लोग अपने अपने अलग अलग गाड़ियां निकाल रहे हैं, तो ज्यादा पोल्यूशन होगा। तो इसलिए प्राइवेट ट्रांसपोर्ट के बजाय, प्राइवेट व्हीकल्स के बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज हमें ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। और लोगों को हमें एनर्जी अवेयरनेस के बारे में बताना चाहिए कि क्यों हमें एनर्जी को हमें प्रोटेक्ट करना है, क्यों हमें, जैसे नहा रहे तो शावर बंद रखना चाहिए, अगर घर में नहीं तो लाइट्स को बंद रखना चाहिए। आने वाली जनरेशन को पावर के बारे में, एनर्जी
बचाने के बारे में, कंजर्विंग एनर्जी के बारे में हमें बताना चाहिए। तो इस तरह से हम हमारे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, हमारे नेचुरल रिसोर्सेस को। अब कॉपर, बॉक्साइट और आयरन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स। ओडिशा इज द लार्जेस्ट बॉक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट बनाने वाला, प्रोड्यूस करने वाला स्टेट है ओडिशा। पर पोटामल्ली डिपॉजिट्स इन कोरापुट डिस्ट्रिक्ट आर द मोस्ट प्रोड्यूसिंग एरिया ऑफ उड़ीसा। उड़ीसा में, एक सेकेंड, जगह का नाम हम देख लेते हैं एक बार। जहां तक मुझे था पोतमपल्ली है, पोटमपल्ली, लेट मी चेक। बॉक्साइट, पोटमपल्ली। नाम है बच्चों पंचपटमली डिपॉजिट। उड़ीसा में किस जगह पे सबसे ज्यादा हमें बॉक्साइट देखने को मिलता है बच्चों? हमें मिलता है पंचपटमली। पंचपटमली जो कोरापुट डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है, ये उड़ीसा का लार्जेस्ट बॉक्सिंग प्रोड्यूसिंग एरिया। ये आपके मैप में भी आ सकता है। कॉपर का इस्तेमाल इलेक्ट्रिकल वायर्स, केबल्स और केमिकल इंडस्ट्रीज में होता है। मध्य प्रदेश के जो बालाघाट माइंस है और राजस्थान के राजस्थान के खेतरी माइंस, मध्य प्रदेश के बालाघाट माइंस, राजस्थान के खेतरी माइंस और झारखंड का सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट, ये कॉपर के लीडिंग प्रोड्यूसर्स है, जो भारत में कॉपर का जो प्रोडक्शन होता है। इसके अलावा बॉक्साइट डिपॉजिट भारत में और कहां पाए जाते हैं? अमरकंटक, मैकल हिल्स और बिलासपुर कटनी के प्लेटी में, जो हमारे छत्तीसगढ़ में है। इसके बाद हेमेटाइट ओर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल आयरन। इंडस्ट्री में यूज होने वाला, जैसे मैंने कोल के बारे में बताया था, इंडस्ट्री में यूज होने वाला सबसे बड़ा कोल है बिटुमिनस कोल। ठीक उसी तरह हेमेटाइट ओर, ये आयरन इंडस्ट्री में यूज होने वाला सबसे ज्यादा यूज होने वाला आयरन है। उड़ीसा में ये बादमपुर माइंस में पाया जाता है, मयूरभंज और केंदुझार डिस्ट्रिक्ट। तो भारत में हेमेटाइट और कहां कहां मिलता है बच्चों? उड़ीसा के बादमपुर माइंस, मयूरभंज और केंदुझार डिस्ट्रिक्ट। और ये किस एरिया में आता है? उड़ीसा झारखंड बेल्ट, ध्यान रखें इसको, उड़ीसा झारखंड बेल्ट में ये आता है। बादम पहाड़, मयूरभंज और केंदुझार डिस्ट्रिक्ट। इसके बाद जो कुद्रेमुख है, मैंने आपको बताया था कुद्रेमुख नाम क्यों पड़ा? बिकॉज ये एक हॉर्स की तरह दिखते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ा कुद्रेमुख। तो जो कुद्रेमुख डिपॉजिट है, ये कर्नाटका के वेस्टर्न घाट्स में पाया जाता है और 100% एक्सपोर्ट। ये क्वेश्चन आ सकता है मैप में, वो कौन सा है, मैप में नॉर्मल में भी आ सकता है एमसीक्यू में, वो कौन सा ओर है जहां का आयरन 100% एक्सपोर्ट हो जाता है, दूसरे कंट्री को चला जाता है? वो है आपका कुद्रेमुख डिपॉजिट, जो कर्नाटका के वेस्टर्न घाट में पाया जाता है। और ये किस बेल्ट में आता है? बल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकामंगलुरु, तुमाकुरु बेल्ट इन कर्नाटक। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा बच्चों, जो कुद्रेमुख है ये 100% एक्सपोर्ट होने वाला बेल्ट है। और ये किसके अंडर में पाया जाता है? बल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकामंगलुरु, तुकामुरु बेल्ट के अंडर में ये आता है। इसके बाद बहुत अच्छे क्वालिटी का हेमेटाइट बेलाडीला हिल्स, मैंने बताया था उसका नाम क्यों पड़ा? बिकॉज उसका फेस ऑक्स की तरह दिखता है। तो बेलाडीला हिल्स जो हमारे छत्तीसगढ़ के बस्तर में है, हेमेटाइट, ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का हेमेटाइट आयरन ओर देता है, जो स्टील बनाने के यूज में आता है और जापान और साउथ कोरिया को एक्सपोर्ट होता है थ्रू विशाखापट्टनम पोर्ट, दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर बेल्ट। तो ध्यान रखें इसका, बहुत अच्छी क्वालिटी का हेमेटाइट हमारे बैलाडीला हिल्स में पाया जाता है, छत्तीसगढ़ के बस्तर डिस्ट्रिक्ट में। और यहाँ का जो आयरन है वो एक्सपोर्ट होता है जापान और साउथ कोरिया को थ्रू विशाखापट्टनम पोर्ट।
और ये किस बेल्ट में आता है? दुर्ग, बस्तर, चंद्रपुर बेल्ट। इसके बाद सबसे अच्छे क्वालिटी का, जैसे सबसे अच्छे क्वालिटी का कोल कौन सा था बच्चों? एंथ्रेसाइट। सबसे अच्छे क्वालिटी का आयरन ओर है मैग्नेटाइट, जिसमें आयरन की मात्रा लगभग 70% होती है और इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में ये यूज होता है। इसमें बहुत अच्छी मैग्नेटिक क्वालिटीज होती हैं। ये सबसे अच्छे क्वालिटी का आयरन ओर होता है मैग्नेटाइट। और महाराष्ट्र और गोवा में भी एक पोर्ट है, मर्मागांव पोर्ट। यहां पे भी गोवा और रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में हमको अच्छे क्वालिटी का आयरन देखने को मिलता है। तो ये हो गया बच्चों आपका चैप्टर नंबर 5। अब हम आते हैं चैप्टर नंबर 4 में। चैप्टर नंबर 4 जो कि एग्रीकल्चर है, अब हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आता है बच्चों प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। ये क्या होता है? ये एक स्लैश एंड बर्न फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर है। इसमें इस तरह के एग्रीकल्चर में पुराने औजारों का यानी मशीन्स का या लेटेस्ट इक्विपमेंट्स का यूज नहीं होता। जो किसान लोग खुरपी बुरपी कुदाल पुराने तरीके से पुराने औजारों से जो खेती करते थे, तो उनका यूज होता है। और फैमिली परिवार के लोग ही इस तरह से यहाँ पे खेती करते हैं। ये बारिश के ऊपर और नेचुरल फर्टिलिटी, मिट्टी कितनी उपजाऊ है उस पर निर्भर करती है। मतलब यहाँ पे किसी भी केमिकल का या मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन का इस्तेमाल नहीं होता। पूरी तरह से नेचुरल तरीके से यहाँ पे खेती की जाती है। अलग अलग जगह पे इसका नाम अलग अलग है। जैसे असम में इसको झूमिंग बोलते हैं, मेघालय और मिजोरम में भी इसका नाम झूमिंग है, छत्तीसगढ़ में इसको दीपा, अंडमान निकोबार में भी इसको दीपा बोलते हैं, और मणिपुर में इसको बोलते हैं पाम लो। इस तरह के एग्रीकल्चर में क्या करता है किसान? स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर में इसमें ही takes a fresh piece of land, burns all the vegetation over it, and after burning whatever the ash, he spreads it onto the field and then does farming over it. और जब वहां की फर्टिलिटी खत्म हो जाती है तब वो दूसरी जगह पे चला जाता है। इसलिए इसको कहते हैं स्लैश एंड बर्न फॉर्म ऑफ एग्रीकल्चर। इसके बाद इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग उन एरियाज में होता है जहां पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। लेबर इंटेंसिव, यहां पे मशीनों के बजाय मजदूरों से काम करवाई जाती है। केमिकल फर्टिलाइजर और मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन आर यूज्ड। मतलब यहाँ पे बारिश के ऊपर निर्भर नहीं है। यहाँ पे कैनल, डैम, आपका ट्यूबवेल, उसके मॉडर्न मेथड से इरिगेशन होता है। केमिकल फर्टिलाइजर का भी यूज होता है। लेकिन ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए नुकसानदायक भी है, क्योंकि ये हमारे सॉइल को डिग्रेड कर देता है और इससे एग्रीकल्चर लैंड पे बहुत हेवी प्रेशर पड़ता है, क्योंकि इंडिया का पॉपुलेशन ज्यादा है। इतने बड़े पॉपुलेशन के लिए हमें मैक्सिमम खेती करनी है, मैक्सिमम यील्ड निकालना है, आउटपुट देना है। इससे लैंड के ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा पड़ता है। इसके बाद आता है बच्चों कमर्शियल फार्मिंग। ये फार्मिंग में क्रॉप्स आर ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल फॉर द मार्केट। सब्सिस्टेंस फार्मिंग में खेती अपने परिवार के लिए ही की जाती है, लेकिन कमर्शियल फार्मिंग में जो खेती है वो पूरे मार्केट के लिए किया जाता है, यानी टू सेल द क्रॉप्स टू द मार्केट। इसलिए यहाँ पे खेती लार्ज स्केल में की जाती है। मॉडर्न मेथड्स ऑफ फार्मिंग, फार्मिंग के लिए यहाँ पे ट्रैक्टर्स का, मशीन्स का, थ्रेशर्स का, मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन, ट्यूबवेल, पंप, कैनल, इसके पानी का यूज होता है। और हाई डोज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स आर यूज, ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो और मार्केट को सप्लाई किया जा सके। बहुत सारे किसानों को इससे अपना रोजी रोटी मिलता है। ग्रीन रिवॉल्यूशन जो 1970 में इंडिया में आया था, जिसमें HYV हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, मॉडर्न मेथड्स ऑफ इरिगेशन और इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड्स का यूज, इन तरीकों से ग्रीन रिवॉल्यूशन से कमर्शियल फार्मिंग इंडिया में बहुत ज्यादा बढ़ गया। और इंडिया जो कि ग्रीन रिवॉल्यूशन से पहले इंपोर्टर था फूड ग्रेन्स का, वो एक्सपोर्टर बन गया। तो कमर्शियल इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग में एक ही फर्क है, इंटेंसिव में जो खेती की जाती है वो अपने परिवार के लिए होती है बस, और कमर्शियल में पूरे मार्केट के लिए। बाकी सब इसमें सेम टू सेम है। इसके बाद आता है बच्चों प्लांटेशन।
प्लांटेशन एक तरह का कमर्शियल फार्मिंग ही है, ध्यान रखें, प्लांटेशन एक तरह का कमर्शियल फार्मिंग ही है जो कि बहुत प्रॉफिटेबल है, और इसमें एक ही क्रॉप को बड़े लेवल पे लगाया जाता है। जैसे टी प्लांटेशन तो सिर्फ चाय का पौधे लगे होंगे, कॉफी प्लांटेशन सिर्फ कॉफी के पौधे लगे होंगे, रबर प्लांटेशन सिर्फ रबर के पौधे लगे होंगे। तो ये होता है प्लांटेशन। इंडिया में मैंने आपको बता दिया टी, कॉफी, रबर, शुगर केन का प्लांटेशन होता है। इसके लिए बहुत अच्छा मार्केट चाहिए, अच्छा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए, ताकि प्लांटेशन को अच्छे से, अच्छा बैंकिंग सिस्टम चाहिए ताकि प्लांटेशन अच्छे से हो सके। और ये इस तरह के प्लांटेशन में ज्यादातर काम कौन करते हैं? माइग्रेंट लेबर्स। अलग अलग स्टेट से मजदूरों को लाया जाता है और प्लांटेशन क्रॉप्स में, प्लांटेशन फील्ड्स में काम करवाया जाता है। अब वीट के बारे में डिस्कस करेंगे, उनको बोल के तो चुप रहे। वीट एक राबी क्रॉप है। पहले मैं बता दूं बच्चों, ये राबी, खरीफ और जैद तीन तरह का क्रॉपिंग पैटर्न है जो भारत में है, राबी, खरीफ और जैद। राबी विंटर में ग्रो किया जाता है, अक्टूबर से दिसंबर में, इंडिया में इसी समय ठंड रहती है, और इस फसल की बुआई और बुआई होती है, बुआई यानी ग्रो होता है विंटर, विंटर में अक्टूबर टू दिसंबर में, और इसकी कटाई यानी इसको हार्वेस्ट किया जाता है समर सीजन में, अप्रैल टू जून। राबी, वीट, गेहूं, मस्टर्ड, सरसों कुछ इंपॉर्टेंट राबी क्रॉप्स हैं। भारत में जो इंपॉर्टेंट स्टेट्स है जो राबी क्रॉप्स के लिए फेमस है, पंजाब और हरियाणा। आप सभी जानते हैं सरसों के खेत पंजाब में लहलहाते हैं। खरीफ, खरीफ क्रॉप को मॉनसून में सो किया जाता है, मॉनसून में बुआई की जाती है, और इसकी हार्वेस्टिंग होती है सितंबर से लेकर अक्टूबर में, यानी ऑनसेट ऑफ विंटर। मॉनसून में ग्रो किया जाता है बारिश के मौसम में, और सितंबर टू अक्टूबर में इसकी कटाई की जाती है। जो खरीफ क्रॉप्स इंपॉर्टेंट है, कॉटन, सोयाबीन और उड़द दाल। इसका मतलब खरीफ क्रॉप को पानी बहुत चाहिए, तभी तो ये मॉनसून में ग्रो किया जाता है। इंपॉर्टेंट स्टेट्स असम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, केरल। आप सभी जानते हैं हमें बारिश कितनी अच्छी होती है। जैद एक शॉर्ट सीजन होता है समर मंथ में, जिसको जैद सीजन कहते हैं, और इसमें जो गर्मी के मौसम में जो फल उगाए जाते हैं, जैसे तरबूज, वाटरमेलन, मस्क मेलन, खरबूज, क्यूकुम्बर, खीरा और शुगर केन, गन्ना, ये कुछ ऐसे क्रॉप्स हैं जो जैद सीजन में उगाए जाते हैं। वीट, वीट एक राबी क्रॉप है जिसको एक कूल ग्रोइंग सीजन चाहिए, जिसको उगने के लिए ठंडा मौसम चाहिए, और जब इसकी कटाई हो तब इसको कड़ी धूप चाहिए, इसलिए पंजाब में इतना अच्छा वीट की ग्रोथ होती है। इसको 50 टू 75 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल चाहिए। भारत में दो इंपॉर्टेंट जोन्स हैं गेहूं उगाने के, एक है गंगा सतलज प्लेन जो नॉर्थ पंजाब साइड पड़ता है, और एक ब्लैक सॉइल रीजन डेक्कन का, डेक्कन प्लेट्यू का। भारत में इंपॉर्टेंट स्टेट्स हैं वीट उगाने के, पंजाब, हरियाणा, यूपी और एमपी। कॉफी, इंडिया की कॉफी अपनी क्वालिटी के लिए बहुत फेमस है। जो अरेबिका वैरायटी है जो यमन से लाई गई थी, वो कॉफी भारत में उगाई जाती है। भारत में कौन सी कॉफी उगाई जाती है? अरेबिका वैरायटी जो यमन से लाई गई थी। यमन भी एक कंट्री है। कॉफी भारत में कहां कहां ग्रो होता है? बाबा बुदन हिल्स, नीलगिरी, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, यहां पे कॉफी की ग्रोथ होती है। शुगर केन, शुगर केन एक ट्रॉपिकल क्रॉप है, गर्मी में उगाया जाने वाली फसल है, और इसको टेम्परेचर चाहिए 21 डिग्री से 27 डिग्री तक का टेम्परेचर चाहिए। इसको एनुअल रेनफॉल चाहिए, अच्छी बारिश चाहिए 75 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक, और यहाँ पे काम करने के लिए मशीन्स नहीं, मैनुअल लेबर, हाथों से काम करने वाले मजदूर चाहिए, मशीनों से नहीं। और शुगर केन गुड़, शुगर और खंडसरी के प्रोडक्शन के लिए फेमस है। ब्राजील नंबर 1 प्रोड्यूसर है शुगर केन का, इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ब्राजील के बाद। इंडिया में शुगर केन यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु में ग्रो होता है शुगर केन। इसके बाद आता है बच्चों कॉटन। इंडिया में कहते हैं कॉटन का जो असली घर है, कॉटन का जो ग्रोथ चालू हुआ था वो इंडिया से ही चालू हुआ था, और चाइना कॉटन का नंबर 1 प्रोड्यूसर है।
इंडिया सेकंड नंबर पे आता है चाइना के बाद। कॉटन आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ब्लैक सॉइल में कॉटन बहुत अच्छा ग्रो करता है। कॉटन के ग्रोथ के लिए हाई टेम्परेचर, लो रेनफॉल और बहुत ही अच्छा सनशाइन चाहिए। ये खरीफ क्रॉप है और इसको 6 से 8 महीने लगते हैं फसल को पूरी तरह से पकने में। ठीक है। भारत में जो कॉटन ग्रो करने वाले स्टेट्स हैं वो है गुजरात, एमपी, महाराष्ट्र और कर्नाटक। जूट, जूट को गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है बिकॉज बहुत ही प्रॉफिटेबल है ये। और ये ऐसे फील्ड्स में ग्रो करेगा जो बहुत ही फर्टाइल हो और फ्लड प्लेन्स हो, मतलब जिनमें बारिश का पानी या नदी का पानी बहुत ज्यादा मिट्टी को गीला कर चुका हो, फ्लड प्लेन्स, और जिसकी मिट्टी बहुत फर्टाइल हो। इसको ग्रो करने के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए। और ये वेस्ट बंगाल, मैंने बताया भी था कि जूट मेजरली हमारे वेस्ट बंगाल के हुगली में कंसंट्रेटेड है, बिहार, असम और उड़ीसा में। इससे रस्सी, कारपेट, चटाई बनाई जाती है। लेकिन आजकल एक प्रॉब्लम हो गया है कि जूट बहुत महंगा है, इसीलिए जूट, और जूट क्या है, जूट है प्लांट फाइबर, ओरिजिनल फाइबर। तो आज नेचुरल फाइबर जूट बहुत महंगा होने के कारण आज सिंथेटिक फाइबर नायलन ज्यादा प्रेफर में है। मतलब लोग आज जूट के बजाय नायलन को यूज कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द हाई मेंटेनेंस एंड हाई कॉस्ट ऑफ जूट। इसके बाद भूदान, इस लेसन का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भूदान, ब्लडलेस रिवॉल्यूशन, एक ऐसी क्रांति जिसमें बिना खून बहाए गरीब लोगों को, लैंडलेस, बिना जमीन के रहने वाले लोगों को, लैंडलेस विलेजर्स को, गांव वालों ने जो अमीर जमींदार थे अपनी जमीनें दान कर दी, इसलिए इसका नाम पड़ा भूदान। भू मतलब जमीन और दान। विनोबा भावे जो गांधी के फॉलोअर थे, गांधी जी के, उन्होंने मूवमेंट भारत में शुरू किया था, खास करके ग्रामीण क्षेत्रों में, रूरल एरियाज में। इसी मूवमेंट को ब्लडलेस कहा गया क्योंकि बिना खून बहाए एक ऐसी क्रांति जिसमें गरीब किसानों को अमीर जमींदारों ने अपनी जमीनें दे दी। ये शुरू कहां से हुआ था, ये आ सकता है एमसीक्यू में या मैप में। आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली में, आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली में ये शुरू हुआ था ये मूवमेंट, जब कुछ बिना जमीन के गरीब लैंडलेस लेबरर ने, मजदूरों ने विनोबा भावे से रिक्वेस्ट की, विनोबा भावे से, कि हमें कुछ जमीन दे। इसी दौरान श्री रामचंद्र रेड्डी ने अपनी 80 एकड़ जमीन 80 गांव वालों को निशुल्क दे दी, दान में दे दी, और तब से इसका नाम पड़ गया भूदान। आगे जाके कुछ अमीर जमींदारों ने अपना पूरा का पूरा गांव, उस समय के जो जमींदार होते थे, क्योंकि मैं खुद जमींदार के परिवार से आता हूं, मैं जानता हूं, जो पुराने जमींदार थे जैसे हमारे परदादा, उनके 200 200 300 300 एकड़ जमीनों के साथ पूरे गांव के मालिक होते थे। तो कुछ जमींदारों ने अपनी पूरी की पूरी जमीन ही नहीं बल्कि पूरा गांव ही दान कर दिया, और जब गांव दान कर दिया तो इसका नाम पड़ गया ग्राम दान। जब जमीन दान किया तो नाम पड़ा भूदान, जब पूरा का पूरा गांव दान कर दिया तो नाम पड़ा ग्राम दान। अब भारत में वो कौन से रिफॉर्म्स थे, भारत सरकार ने वो कौन से टेक्नोलॉजी में और अपने एडमिनिस्ट्रेशन में, अपने प्रशासनिक तंत्र में, अपने सिस्टम में ऐसे कौन कौन से सुधार किए जिससे भारत में एग्रीकल्चर में सुधार हो सके। पहला, कलेक्टिव फार्मिंग, किसानों से कहा गया मिलकर खेती करें। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, जमीनों को गरीब किसानों में बराबर बांटा गया। अबॉलिशन ऑफ जमींदारी, जमींदारी प्रथा को बंद किया गया, जमींदार से उनकी जमीन लेकर गरीब किसानों में बांटा गया। ये कुछ रिफॉर्म्स थे जो भारत सरकार ने ली। आजादी के बाद लैंड रिफॉर्म, जमीनी सुधार पे बहुत ज्यादा जोर दिया गया, और इसमें कानून पास किया गया लैंड सीलिंग एक्ट, जिसके अकॉर्डिंग कोई भी व्यक्ति अपने पास एक लिमिटेड जमीन से ज्यादा नहीं रख सकता, और जिसके पास भी ज्यादा जमीन थी उन जमीनों को लेकर गरीबों में बांट दिया गया। ये लैंड सीलिंग एक्ट पास किया गया। इसके अलावा क्रॉप इंश्योरेंस, अगर आपकी फसल बर्बाद हो जाए तो सरकार से आपको इंश्योरेंस का पैसा मिल जाए। कोऑपरेटिव सोसाइटी और बैंक, ताकि किसानों को कम इंटरेस्ट में लोन मिल सके। ये सब भारत सरकार ने किया ताकि खेती का स्तर सुधर सके। इसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जहां किसानों से कहा गया कि अगर मार्केट रेट कम हो जाए तो टेंशन की जरूरत नहीं है, सरकारी मंडी में हम आपके फसल को एक मिनिमम रेट में ले लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक किसान टमाटर ग्रो कर रहे हैं, 1 केजी टमाटर में उसका 20 रुपए खर्च हो रहा है, उसने उम्मीद लगा के रखी
मार्केट में टमाटर का रेट 50 रुपए होगा, वो अच्छा मुनाफा कमाए। मार्केट रेट 50 रुपए से एकदम से 18 रुपए हो गया। सोचिए, किसान का 20 रुपए लगा, मार्केट रेट तो 18, उसको तो नुकसान हो जाएगा। लेकिन सरकार ने वादा किया था कि मार्केट रेट अगर गिर गया, हम आपसे टमाटर 30 रुपए में खरीद लेंगे। तो जो किसान को 20 रुपए का टमाटर मार्केट में बेचने पर 18 रुपए मिलता, अब उसी किसान को 20 रुपए का टमाटर कितने में मिलेगा? 30 रुपए का मिल जाएगा उसको, तो उसको कुछ तो प्रॉफिट हुआ। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस सरकार ने दिया ताकि किसान बिना डरे खेती करे। इसके अलावा बफर स्टॉक, ठीक है ना, और भी कई सारी स्कीम भारत सरकार ने लॉन्च की है ताकि खेती का स्तर सुधरे। इसके अलावा ग्रीन रिवॉल्यूशन और ऑपरेशन फ्लड, जिसने अमूल को जन्म दिया, जिसने जो मिल्क फार्मर्स है, दूध डेयरी का खेती काम करने वाले फार्मर, जिन लोग गाय पालते हैं दूध के लिए, उनके स्तर को सुधारने के लिए ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन तो सब्जी और फल उगाने वाले किसानों के लिए था, और ऑपरेशन फ्लड किसके लिए था? ऑपरेशन फ्लड था जो दूध की खेती करते, खेती मतलब कि गाय वाय पालते हैं, गाय भैंस पालते हैं, दूध को बेच के पैसे कमाने की। तो उनके भविष्य को सुधारने के लिए ऑपरेशन फ्लड लॉन्च किया गया, और इस तरह से कुछ रिफॉर्म से भारत में खेती का स्तर जो स्टेट है वो सुधारा गया। टी, कॉफी की तरह टी भी एक प्लांटेशन क्रॉप है जो इंडिया में ब्रिटिशर्स ने लॉन्च किया था। ये ट्रॉपिकल क्लाइमेट में अच्छे से ग्रो करता है। अच्छी मिट्टी चाहिए ग्रोथ के लिए, रिच इन ह्यूमस, ऐसी मिट्टी जो बहुत उपजाऊ हो और जहां पानी लगातार बहता रहे, पानी ठहरे ना, मिट्टी गीली चाहिए। फ्रॉस्ट फ्री क्लाइमेट, बर्फ ना पड़े, ऐसे जगह पे चाय अच्छा ग्रो करता है। लेबर इंटेंसिव, मतलब यहाँ पे भी आपको मजदूर चाहिए जो प्रीमियम चाय की पत्ती को तोड़ के उससे चाय पत्ती बना सके, और इसके लिए ऐसे लेबर चाहिए जो स्किल्ड हो और चीप हो। भारत में टी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स है असम, दार्जिलिंग, तमिलनाडु और केरला। इंडिया चाय का सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। फर्स्ट लार्जेस्ट आई गेस चाइना है, एक बार देख लेता हूं मैं। बिल्कुल सही, चाइना नंबर 1 पे है और इंडिया नंबर 2 में है टी प्रोडक्शन में। इसके बाद राइस, राइस में भी हम सेकंड नंबर पे आते हैं चाइना के बाद। राइस एक खरीफ क्रॉप है जिसको हाई टेम्परेचर, हाई ह्यूमिडिटी और 100 सेंटीमीटर तक की बारिश चाहिए। भारत में नॉर्दर्न प्लेन्स, पंजाब, हरियाणा और कोस्टल एरियाज में राइस अच्छे से ग्रो करता है। इसके अलावा अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। गुजरात सरसों तेल का, ग्राउंड नट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, जिसको हम कच्ची घनिया सरसों तेल भी बोलते हैं, फली तेल। सीसमम, सीसमम नॉर्थ इंडिया में जब ग्रो होता है पंजाब हरियाणा साइड, तब ये खरीफ क्रॉप है, और साउथ इंडिया में राबी क्रॉप। ऐसा क्यों जानते हैं बच्चों? साउथ इंडिया में पता है आपको मानसून कब आता है? नवंबर दिसंबर में। और नॉर्थ इंडिया में मानसून कब आता है? जून जुलाई अगस्त में। इसीलिए नॉर्थ इंडिया में इसको खरीफ क्रॉप कहते हैं और साउथ इंडिया में इसको राबी क्रॉप कहते हैं। कैस्टर सीड्स, कैस्टर सीड्स राबी क्रॉप भी है और खरीफ क्रॉप भी है। इंडिया सरसों तेल का सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है चाइना के बाद, और रेप सीड प्रोडक्शन में ये भी एक तरह का सीड है, इसमें इंडिया थर्ड नंबर पे आता है चाइना और कनाडा के बाद। ऑयल सीड का इस्तेमाल कहां होता है बच्चों? खाने बनाने वाले तेल में, साबुन बनाने में और कॉस्मेटिक्स में। इसके अलावा ज्वार, बाजरा और रागी माइलेट्स है, जिनको कोर्स ग्रेन्स कहते हैं, मतलब ये उतने हाई क्वालिटी के नहीं होते, बट इनसे बहुत सारा न्यूट्रिशन हमें मिलता है। ये महाराष्ट्र और पंजाब में अच्छे से ग्रो करता है। तो ये हो गया बच्चों आपका लेसन नंबर 4। अब हम डिस्कस करेंगे बच्चों आज के आपके वीडियो का लास्ट लेसन, चैप्टर नंबर 3, वाटर रिसोर्सेस। सबसे पहले मल्टीपर्पस रिवर प्रोजेक्ट या डैम्स के बारे में हमें लिखना है। डैम्स को क्यों बनाया जाता है बच्चों, आपको ही पता है, टू इंपाउंड रिवर्स एंड रेन वाटर, बारिश के पानी को और रिवर के पानी को रोकने के लिए, ताकि इसके पानी को हम स्टोर करके इसको हम खेती के लिए, दूसरे कामों के लिए यूज कर सके। डैम्स बनाया जाता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए, फ्लड कंट्रोल के लिए। डैम बनाने से फ्लड को हम रोक सकते हैं, क्योंकि बारिश का
रिवर वाटर के पानी को हम स्लो डाउन कर देते हैं। डैम वाटर में जब बहुत बड़े ऊंचाई से पानी को टरबाइन में गिराया जाता है तो टरबाइन घूमते उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी, फिश ब्रीडिंग मछली पालन के लिए, और नेविगेशन, इनलैंड नेविगेशन, एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए भी हम डैम का इस्तेमाल कर सकते हैं। सतलज बियास रिवर बेसिन, जहां पे भाखड़ा नंगल डैम है, बहुत फेमस है भाखड़ा नंगल डैम, जो इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी यूज होता है, इज यूज्ड बोथ फॉर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन एंड, भाखड़ा नंगल डैम का नाम तो आप लोगों ने सुना ही है बच्चों। तो भाखड़ा नंगल डैम सतलज बियास रिवर बेसिन में बना है, जो खेती के लिए भी यूज होता है, मतलब खेतों में पानी डालने के लिए भी, इरिगेशन के लिए भी, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए भी यूज होता है। इसके अलावा महानदी बेसिन पे जो हीराकुंड प्रोजेक्ट है वो फ्लड कंट्रोल के लिए और पानी के कंजर्वेशन के लिए बनाया गया है। जवाहरलाल नेहरू ने फेमसली कहा था डैम्स को टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, और उनका मानना था विलेज इकोनॉमी बहुत ज्यादा तेजी से डेवलप होगा जब वहां पर रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन आएगी, और जो अर्बन इकोनॉमी है वो भी ग्रो करेगा डैम्स के बनने पे। तो ये है एडवांटेजेस या फीचर्स ऑफ मल्टीपर्पस रिवर डैम प्रोजेक्ट। अब ये तो एडवांटेज हो गया, अब डिसएडवांटेज, मल्टीपर्पस डैम का डिसएडवांटेज। पहला, रिवर्स को रेगुलेट करने से, रिवर के पानी को रोकने से हम उनके फ्री फ्लो को रोकते हैं, जिससे बहुत ज्यादा सेडिमेंटेशन हो जाता है और रिवर का जो बॉटम है वो कंकड़ पत्थर से भर जाता है, और रिवर का वाटर जो फर्टाइल करता है सॉइल को, वो सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाती है। इसके अलावा डैम्स जो हैं वो रिवर्स के फ्लो को कम करके रिवर्स को छोटा कर देते हैं, छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं, जिससे जो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स है उनके ब्रीडिंग के लिए और माइग्रेशन के लिए, आप सभी को पता होना चाहिए एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स ब्रीडिंग के लिए एक जगह से दूसरे का माइग्रेट करते हैं, पर डैम की बनने की वजह से उनके लिए करना पॉसिबल नहीं हो पाता। थर्ड, डैम्स जिस फ्लड्स पे बनाए जाते हैं, जिस जमीन पे बनाए जाते हैं, उससे वहां का जो नेचुरल प्लांटेशन है वो पूरी तरह से सबमर्ज, डूब जाता है, और जिससे वो डिकम्पोज हो जाता है और वो किसी काम का नहीं रहता। और मोस्ट क्रिटिकल प्रॉब्लम, जो लोकल कम्युनिटी है जो वहां पे नदी में रह के अपना घर चला रही थी, नदी से मछली पकड़ रही थी, नाव में जा रही थी, डैम बनने की वजह से उनके घर बार, उनका लाइवलीहुड सब उनसे छिन जाता है, वो अपने ट्रेडिशनल होम से डिस्प्लेस हो जाते हैं। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो हमें मल्टीपर्पस डैम प्रोजेक्ट्स में देखने को मिलता है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग, बारिश के पानी को बचाना भारत का एक पारंपरिक मेथड है, जिसमें सबसे कॉमन है रूफटॉप, जो बारिश का पानी छतों से आता है उसको जमा करना। यह खास करके राजस्थान में कराया जाता है, क्योंकि राजस्थान में पानी की बहुत कमी है ट्रेडिशनली। इन वेस्टर्न हिमालयाज स्पेशली द माउंटेन रीजन, जो हिमालय में जो पहाड़ी एरिया है वहां पे लोग कुल और गुल बनाते हैं, चैनल जैसा, और उस चैनल को बना के पहाड़ों से पानी को लेके खेतों में उसको चैनलाइज कर देते हैं, ताकि खेतों में पानी की कमी ना हो। बंगाल में जहां पे फ्लड प्लेन्स है वहां पे लोग इनयूडेशन चैनल बनाते हैं, जहां से ढेर सारा पानी वो खेतों में चैनलाइज कर देते हैं। जैसलमेर और राजस्थान में खादी, एक मिनट, खादी नहीं, इसका नाम राजस्थान और जैसलमेर, खादिन और जोहार, राजस्थान में इस सिस्टम को कहते हैं खादिन और जोहार। तो खादिन और जोहार सिस्टम से पानी को रोककर मिट्टी को गीला किया जाता है। तमिलनाडु भारत का पहला स्टेट है जिसने रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग को कंपलसरी कर दिया। मतलब अगर आप तमिलनाडु में रहते हैं, आपका घर है तमिलनाडु में, आपको रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना पड़ेगा, वरना सरकार आपको पनिश करेगी, आपके घर के ऊपर पेनल्टी लगा देगी। तो तमिलनाडु भारत का पहला स्टेट है। रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग शिलोंग में भी बहुत कॉमन है। क्यों? क्योंकि चेरापूंजी में सबसे ज्यादा बारिश होती है। राजस्थान में
रेन वाटर को, जिसको उन लोग सबसे प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ नेचुरल वाटर बोलते हैं, तो राजस्थान में इसको पलार पानी कहते हैं। राजस्थान में रेन वाटर को बच्चों पलार पानी कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखें इसको। राजस्थान ट्रेडिशनली हैड अंडरग्राउंड टैंक्स और टांकास। राजस्थान में जो टैंक्स होते हैं उसको ट्रेडिशनली टांका कहते हैं। राजस्थान का रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, इसमें जो टांका होता है, टंका होता है, वो एक वेल डेवलप्ड सिस्टम है जो घर के मेन हाउस के अंदर रखा जाता है और इसको पाइप से कनेक्ट किया जाता है। फिर घरों के छत में जो स्लाइडिंग रूफ टॉप्स है वहां पे पानी गिरता है जो पाइप से होते हुए उस टंका में चला जाता है और टंका में वो अंडर वाटर रहता है, सॉरी अंडर वाटर, अंडरग्राउंड रहता है और उस पानी को साल भर ये लोग यूज कर सकते हैं। और पहले रेन वाटर को ये यूज नहीं करते क्योंकि पहला जो रेन वाटर आएगा वो पूरे छत वत को क्लीन कर देगा, उसमें गंदगी होगी तो छत साफ हो गया, उसके बाद जो दूसरा ही बार जो शावर होगा तब उस पानी को वो कलेक्ट करते हैं। ये राजस्थान का रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग है। कर्नाटक में एक जगह है गेंडाथुर, गेंडाथुर में पानी की कोई कमी नहीं, फिर भी वहां पे लोगों ने रेफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग की है। वहां पे 1000 mm बारिश होता है, फिर भी लोग वहां पे रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं। नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसने सरदार सरोवर डैम जो नर्मदा नदी के ऊपर गुजरात में बनाया गया था उसको प्रोटेस्ट करने के लिए आंदोलन था। इसका मेन फोकस था एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, कि बहुत सारा जो पेड़ पौधे हैं वो सबमर्ज हो जाएंगे डैम के पानी में, और लोगों का रिहैबिलिटेशन, क्योंकि सरदार सरोवर डैम की वजह से बहुत सारे लोगों को अपने घर से डिस्प्लेस होना पड़ा, तो उनको प्रॉपर रिहैबिलिटेशन मिले, सरकार से कंपनसेशन मिले और जो इन्वायरमेंट का डिग्रेडेशन हुआ है उसको प्रोटेक्ट किया जाए। इसीलिए यह आंदोलन किया गया था, नर्मदा बचाओ आंदोलन। जब फ्लड आता है हमें क्या क्या प्रोटेक्शन लेना चाहिए? स्नेक से प्रोटेक्टेड रहना चाहिए, इलेक्ट्रिकल पोल से दूर रहना चाहिए और फ्लड एरियाज में नहीं जाना चाहिए, फ्रेश कुक्ड फूड खाना चाहिए, गटर और सीवेज लाइन से दूर होना चाहिए, वहां पे पानी फोर्स से आ सकता है, और पावर लाइंस को बंद रखना चाहिए ताकि हमें बिजली का झटका ना लगे। तो इस तरह से आपके वन शॉर्ट वीडियो में मैंने आपका लेसन नंबर 3, लेसन नंबर 4, लेसन नंबर 5 और लेसन नंबर 6 मैंने आपको करा दिया। लेसन नंबर 3 वाटर रिसोर्स, 4 एग्रीकल्चर, 5 मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज और 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। जो टॉपिक्स मैंने आपको नोट्स के साथ अभी समझाया इन्हीं को आपको पढ़ना है, आपके ज्योग्राफी में फुल मार्क्स आएंगे। 2 लेसन और बचा है, 1 और 2, जिसको हम अगली वीडियो में बताएंगे। हैव अ गुड डे।